तो देखिए बच्चों, पिछली क्लास में हमने प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव पे बात की थी, है ना। कैसे प्रोपगेट करती है, कैसे हमें सुनाई देता है, उस पर हमने चर्चा की थी। आज जो उससे थोड़े से आगे बढ़ के थोड़ी सी हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव पे बात करेंगे ना। तो कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं, उन डेफिनेशंस को देख लेते हैं जल्दी से। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि वेव ऐसे आगे बढ़ती है, तो मान लीजिए इस तरीके से बढ़ रही है, या तो कंप्रेशन रेयरफेक्शन होंगे, या तो बच्चों आपका जो है वो क्रस्ट और ट्रफ होंगे, है ना। तो मान लो कि ये वेव है ऐसे, तो एक बार क्रस्ट है, एक बार ट्रफ है, फिर क्रस्ट है, फिर ट्रफ है, तो इस तरीके से वेव आगे बढ़ेगी। या जो ये वाला रीजन है जहाँ पे ये ऊपर की साइड है ग्राफ में, ये आपका बोल सकते हो कंप्रेशन वाला रीजन है। नीचे वाला जो है वो रेयरफेक्शन का रीजन है, फिर कंप्रेशन का रीजन है, फिर रेयरफेक्शन का रीजन। तो एक्चुअली में जो वेवलेंथ होती है बच्चों, जैसे मान लीजिए कि ये वेव है, पहले एक कंप्रेशन बना, फिर एक रेयरफेक्शन बना, तो हम बोलेंगे ये वेव का एक साइकिल हो गया, एक साइकिल। फिर कंप्रेशन बनेगा, फिर रेयरफेक्शन बनेगा, तो हम बोलेंगे वेव के दो साइकिल हो गए। फिर कंप्रेशन रेयरफेक्शन बनेगा तो वेव के तीन साइकिल हो गए, और इसी तरीके से वो चलता जाता है, चलता जाता है। तो जो एक कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के डिस्टेंस होती है बच्चों, मतलब एक साइकिल में जो जितनी दूरी कवर करती है वेव, जितनी डिस्टेंस कवर करती है, जितनी डिस्टेंस कवर करती है एक कंप्रेशन और रेयरफेक्शन को कंप्लीट करने के लिए, उस डिस्टेंस को बच्चों वेवलेंथ कहा जाता है। वेव का क्या कहा जाता है? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय वन साइकिल ऑफ वेव। या फिर आप इसको ऐसे डिफाइन करो कि एक कंप्रेशन है, फिर दूसरा कंप्रेशन है, तो एक कंप्रेशन और दूसरे कंप्रेशन मतलब दो सक्सेसिव कंप्रेशंस के बीच की दूरी वेवलेंथ है। ये भी इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, इस सिंबल से डिनोट करते हैं, इसको लैम्डा बोला जाता है ना बच्चों। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि दो कंप्रेशन की जगह आप दो रेयर फैक्शन बोल दो। जैसे ये दो रेयर फैक्शन है, ये रेयर फैक्शन है नीचे वाला, ये रेयर फैक्शन है, तो दो रेयर फैक्शन के बीच की दूरी ही लैम्डा है। तो दो कंप्रेशन के बीच की दूरी लैम्डा है बोलो, दो रेयर फैक्शन के बीच की दूरी है, वही लेंथ हो जाएगी लैम्डा बोलो। या फिर एक साइकिल जब वो वेव कंप्लीट कर रही है तो ये भी लैम्डा है, ये भी वेवलेंथ है। तो आप कोई भी तीनों में डेफिनेशन को किसी को भी यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसमें लिखा है इट इज द डिस्टेंस, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ वेव, वेवलेंथ। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन द टाइम इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन, है ना। देखो वन साइकिल मतलब वन वाइब्रेशन, वाइब्रेशन का मतलब वन साइकिल कंप्लीट कर ले, वो जो लेंथ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वेव, उसी को बच्चों क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट पॉइंट ऑफ सेम फेज। तो आप इसको छोड़ दो, ये सेकंड डेफिनेशन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फेज वगैरह आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, है ना। अभी हमें इस समझने की जरूरत नहीं है। आप इतना सोचे कि एक साइकिल में एक वाइब्रेशन में जितनी दूरी कवर कर लेगी, यानी एक वाइब्रेशन में एक कंप्रेशन होता है, एक रेयरफेक्शन होता है, तो एक कंप्रेशन और रेयरफेक्शन कंप्लीट करने की जो दूरी है, उसी को बच्चों वेवलेंथ कहा जाता है ना। तो जैसे यहाँ पे, यहाँ से साइकिल स्टार्ट हुई, फिर ये बी पे फिर से एंड हुई साइकिल, फिर स्टार्ट हो रही है कंप्रेशन रेयरफेक्शन, तो ए से बी की जो दूरी है वो वेवलेंथ कहलाएगी। या ट्रफ या क्रस्ट बोल दो, है ना। वैसे आप बोल भी सकते हो द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट या ट्रफ या रेयरफेक्शन या कंप्रेशन इज कॉल्ड एज वेवलेंथ, है ना। तो कैसे भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा बच्चों, है ना। तो वेवलेंथ का जो डेफिनेशन है वो आपको क्लियर है। फिर दूसरी डेफिनेशन जो है बच्चों, वो आती है आपकी फ्रीक्वेंसी की। तो जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब एक कंप्रेशन रेयरफेक्शन या एक क्रस्ट और ट्रफ कंप्लीट होगा, तो इसको कुछ टाइम लगेगा। ये एक साइकिल है, वन साइकिल है ना बच्चों, वन साइकिल है। तो वन साइकिल को कंप्लीट करने में कुछ टाइम लगेगा ना। तो जो वन साइकिल को कंप्लीट करने में टाइम लगता है बच्चों, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, कैपिटल टी, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड होता है एक एक साइकिल को कंप्लीट होने में टाइम, मतलब एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है, एक कंप्रेशन और रेयरफेक्शन को बनने में जितना टाइम लगता है, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, है ना बच्चों। तो आप सोचो कि एक साइकिल का टाइम टाइम पीरियड के बराबर है। वन साइकिल जो है वो वन टाइम पीरियड के बराबर है, दैट इज टी के बराबर, टी के बराबर, है ना। वन साइकिल का टाइम जो है वो टाइम पीरियड के बराबर है। तो सोचो एक सेकंड में कितनी साइकिल्स होंगी, तो वन वन बाई टी होगी। मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स अगर हमें निकालना है, नंबर ऑफ साइकिल्स इन वन सेकेंड, इन वन सेकेंड, तो वन सेकेंड में कितना नंबर होगा बच्चों साइकिल्स का? वन बाई टी। अगर एक साइकिल में टी टाइम पीरियड लग रहा है, तो कितने नंबर ऑफ साइकिल होंगे वन सेकंड में? तो टी से डिवाइड कर दो।
तो 1 सेकंड में उतनी नंबर ऑफ साइकिल्स आ जाएंगी ना बच्चों। तो जो नंबर ऑफ साइकिल्स हैं या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस है जो 1 सेकंड में होते हैं, उसी को बच्चों फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला भी आ गया आपका 1/d। तो फ्रीक्वेंसी डिफाइन किया जाता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, वाइब्रेशंस या नंबर ऑफ जो साइकिल्स हैं इन 1 सेकंड, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन भी दी हुई है बच्चों। ऊपर वाली डेफिनेशन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये अपने काम की नहीं है। नीचे वाली डेफिनेशन आप याद रखें, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड बाय पार्टिकल इन 1 सेकंड। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, वाइब्रेशंस एक साइकिल में जितने, 1 सेकंड में जितनी साइकिल्स होंगी उन नंबर्स को हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। और फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट जो होती है बच्चों, याद रखेंगे, वो हर्ट्ज होती है। लैम्डा की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है, क्योंकि ये डिस्टेंस है। और फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट होती है वो हर्ट्स होती है। हर्ट्स जो है एक साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम पे रखी गई यूनिट है ना। तो मेरे ख्याल से फ्रीक्वेंसी की यूनिट भी बच्चों क्लियर है। तो आपको ये दोनों बातें क्लियर होंगी, वेवलेंथ भी, फ्रीक्वेंसी भी। और साथ में आपको एक नया टर्म यहाँ पे सीखने को मिल गया, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड भी आपको पता चल गया होगा कि टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन बाई वन कंप्लीट साइकिल, है ना। तो एक कंप्लीट वाइब्रेशन, एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो आई होप आपको ये छोटी सी डेफिनेशंस क्लियर होंगी बच्चों, है ना। तो देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो एम्पलीट्यूड है ना, एम्पलीट्यूड। अब जैसे मैंने आपको बोला कि कंप्रेशन बनता है बच्चों, तो कंप्रेशन बनता है, तो मैंने बताया वहां पे हाई डेंसिटी होती है, हाई डेंसिटी, या फिर आप बोलो हाई प्रेशर होता है। तो जितना भी हाई प्रेशर होता है ना, वही एम्पलीट्यूड कहलाता है। या क्रस्ट की बात करें, तो क्रस्ट में जितने ऊपर पार्टिकल जाएगा, भाई ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल ऊपर नीचे जाते हैं ना, और वेव ऐसे आगे बढ़ती है, तो मीन पोजीशन से जितने ऊपर जाएगा, जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करेगा, फिर वापस आएगा पार्टिकल, ऐसे ऑसिलेट करता है। तो जितने मीन पोजीशन से ऊपर जाता है या फिर मीन पोजीशन से नीचे जाता है, ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है बच्चों, ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो जो वेव की मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट करने की, है ना, या प्रेशर क्रिएट कराने की, या डेंसिटी क्रिएट कराने की, इसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है। जो मैक्सिमम करा सकता है वो, है ना, उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑफ रेस्ट, है ना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और एम्पलीट्यूड भी डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो इसकी यूनिट भी मीटर्स में होती है या सेंटीमीटर्स में होती है। और यहाँ पे ग्राफ में अगर आप देखो तो ये CD जो है ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है ना बच्चों। तो मेरे ख्याल से एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे ड्राइंग क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बेटा यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो। तो देखो बच्चों, इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है टाइम पीरियड। तो मैं टाइम पीरियड तो आपको पहले ही समझा चुका हूँ, यहाँ पे लिखा भी है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, वन ऑसिलेशन या वन साइकिल इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड जो है, फ्रीक्वेंसी हमने देखा था बच्चों, है ना। तो फ्रीक्वेंसी मान लो n है, n है। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट n वाइब्रेशंस, जब आप n वाइब्रेशंस करते हो, फ्रीक्वेंसी में मैंने बताया था ना, दीज आर द नंबर ऑफ साइकिल्स और नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। तो टाइम जो टेक करता है n वाइब्रेशन को करने में जितना टाइम लगता है वो 1 सेकंड है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमने यही पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में n वाइब्रेशंस हो रहे हैं। तो एक वाइब्रेशन के लिए, एक वाइब्रेशन के लिए कितना टाइम लगेगा बच्चों, 1/n सेकेंड्स, 1/n सेकेंड्स। तो देखो वैसे भी मैंने आपको रिलेशन तो पहले ही बता दिया था, यहाँ पे भी रिलेशन है कि टाइम पीरियड जो है वो 1/n हो जाएगा, मतलब 1/फ्रीक्वेंसी, है ना, 1/फ्रीक्वेंसी। तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो जो टाइम पीरियड है बच्चों वो 1/फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। कहीं कहीं फ्रीक्वेंसी को f से डिनोट करते हैं और कहीं कहीं फ्रीक्वेंसी को n से डिनोट किया करा जाता है। इस पीडीएफ में आपको ये जो डिनोशन है, ये जो n है, ये फ्रीक्वेंसी डिनोट करता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी डिनोट करता है, याद रखना। तो ये फ्रीक्वेंसी है। तो टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का, वो हमेशा 1 के बराबर होगा। देखो यहाँ पे लिखा भी है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, है ना बच्चों। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए। चलो तो फिर बच्चों और आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए बच्चों, एक रिलेशन है जो वेव में होता है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इससे न्यूमेरिकल्स बनते हैं इस चैप्टर में। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ऑफ वेव और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है ये देखना है।
तो याद करो मैंने आपको बोला था कि बच्चों एक वेव जो है उसमें कंप्रेशन रेयरफेक्शन इसे बन रहा है, और मान लीजिए कि वो v रफ्तार से आगे बढ़ रही है, उसकी वेलोसिटी v है, v स्पीड है उसकी, है ना। तो v वेलोसिटी से ये वेव आगे बढ़ रही है। अब आप खुद सोचो, जब ये कंप्रेशन रेयरफेक्शन बढ़ा और वेव आगे पहुंचा, तो जब एक साइकिल कंप्लीट हुआ तो एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस कवर किया बच्चों वेव ने, लैम्डा। और इस लैम्डा डिस्टेंस को, एक साइकिल को कवर करने में जो लैम्डा डिस्टेंस कवर किया है उसके लिए टाइम कितना लगा, तो टी टाइम पीरियड के बराबर टाइम लगा, टी टाइम पीरियड, है ना। तो यहां से हम रिलेशन लिख सकते हैं भाई इसमें। तो वेलोसिटी ऑफ वेव लिखा जाएगा डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। तो लैम्डा की डिस्टेंस कवर्ड करने में कितना टाइम लगता है, एक टाइम पीरियड। तो यहाँ पे लिखा भी है वेवलेंथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन टाइम पीरियड। तो एक टाइम पीरियड में डिस्टेंस ट्रेवल की गई है लैम्डा। तो वेलोसिटी हो जाएगी डिस्टेंस ट्रेवल दैट इज वेवलेंथ, और टाइम कितना लगा एक वेवलेंथ को कवर करने में, टाइम पीरियड के बराबर। तो दिस इज लैम्डा बाई टी, हाँ यहाँ पे अपॉन है बच्चों, है ना। तो लैम्डा बाई टी हो गया। और हमें ये पता है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का प्रोडक्ट वन है, अभी हमने देखा। तो जब इनका प्रोडक्ट वन है तो टाइम पीरियड को आप लिख सकते हो वन बाई एन, वन बाई फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड की वैल्यू जो यहाँ पर है, तो वन बाई फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड की वैल्यू यहाँ पुट कर दो भाई इस इक्वेशन में। तो देखो पुट इट इन वेलोसिटी रिलेशन, तो वी गेट, ये लैम्डा बाई टी था बच्चों, और टी की जगह वन बाई एन फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दे, तो फ्रीक्वेंसी ऊपर चला गया। तो वेव की जो वेलोसिटी है बच्चों वो क्या आ गया, वेव वेलोसिटी बिकम्स frequency into wavelength, frequency into wavelength। तो velocity of wave can be written as frequency into wavelength। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये देखो वर्ड्स में लिखा गया है यहाँ पर। तो सिंपल सा रिलेशन है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसानी से ये डिराइव भी हो जाता है। और वेलोसिटी आप लिख सकते हो, वेव की वेलोसिटी ऑलवेज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ वेव। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये रिलेशन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा ना। तो इसको रिलेशन को याद रखिएगा, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स बनते हैं, बाद में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, है ना। तो आई होप यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर होगा। तो देखिए बच्चों, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है स्पीड ऑफ साउंड। तो क्या है, साउंड जो है वो लिक्विड में भी ट्रेवल कर सकती है, गैसेस में भी ट्रेवल कर सकती है, और सॉलिड्स में भी ट्रेवल कर सकती है ना। तो तीनों चीज में साउंड जो है वो ट्रेवल कर सकती है, लेकिन तीनों में अंतर है। आपका जो सबसे ज्यादा वेलोसिटी है साउंड का वो सॉलिड में होता है, फिर सबसे उससे ज्यादा वेलोसिटी लिक्विड में होता है, और सबसे कम वेलोसिटी जो है वो गैसेस में होता है ना। तो बाद में इसको डिफाइन जब करते हैं, एक्सप्रेशन निकालते हैं हायर क्लासेस में, तो और अच्छे समझ में आता है। लेकिन अभी आपको केवल इतना याद रखना है कि डिफरेंट मीडियम्स में अगर आपको स्पीड ऑफ साउंड पूछा जाए, तो आपको याद रखना चाहिए कि सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है स्पीड की साउंड, लिक्विड में उससे कम होती है, और गैसेस में सबसे कम होती है। जबकि लाइट के लिए उल्टा है, लाइट में जो है वो वैक्यूम में सबसे तेज भागती है, एयर में सबसे तेज भागती है, फिर उसके बाद उससे स्लो हो जाती है लिक्विड में, फिर स्लो हो जाती है। तो इसको लाइट से कंपेयर नहीं करना बच्चों, लाइट की स्पीड अलग है, साउंड की स्पीड अलग है ना। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे वी नो दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू मीडियम लाइक सॉलिड लिक्विड एंड गैस, दैट इज एयर। इट ट्रेवल्स मैक्सिमम सॉलिड देन इन लिक्विड एंड मिनिमम इन गैस। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा वेलोसिटी जो है साउंड की वो सॉलिड में होती है, सबसे ज्यादा वेलोसिटी जो साउंड की है वो लिक्विड में होती है, उसके बाद सॉलिड के बाद, और सबसे कम जो वेलोसिटी है वो गैसेस में होती है साउंड। जबकि लाइट का इसका उल्टा होता है। तो इट इज नोटेड दैट लाइट ट्रेवल्स मैक्सिमम इन गैस वैक्यूम देन इन लिक्विड एंड मिनिमम इन सॉलिड। तो लाइट के साथ उल्टा है, वो सबसे ज्यादा गैस में वेलोसिटी होगी, फिर उसकी लिक्विड में वेलोसिटी होगी, फिर सॉलिड में वेलोसिटी होगी ना। तो यहाँ पे एस जो है ऊपर वाला स्टैंड्स फॉर साउंड, और एल जो है नीचे वाला स्टैंड्स फॉर लाइट, है ना। तो बच्चों ये दोनों अंतर आप लोगों को ध्यान में रखना है, और साउंड के बारे में याद रखना है कि सबसे ज्यादा साउंड की वेलोसिटी सॉलिड में होती है, फिर लिक्विड में होती है, और फिर गैस में होती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बातें भी आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी, है ना बच्चों। तो देखो बच्चों, इसके बाद हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो क्या बोला गया है। तो इसमें कहा गया कि साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज एंड वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर, हाउ विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर, है ना। तो साउंड बोला है कि साउंड वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी दी है, वेवलेंथ इतनी दी है, तो आपको ये बोला है कितना टाइम लगेगा 1.5 किलोमीटर भागने में, दूरी तय करने में साउंड को, है ना। तो इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हो अगर मुझे साउंड की वेलोसिटी पता चल जाए बच्चों।
तो मेरा काम बन जाए। तो यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं भाई, तो यहाँ पे आपको वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी दे दी गई है। फ्रीक्वेंसी जो है एन से डिनोट कर रहे थे हम, आप चाहे तो एफ से डिनोट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। 2 किलो हर्ट्स। तो बच्चों इसको हर्ट्स में चेंज करना पड़ेगा। 2 किलो हर्ट्स मतलब, किलो का मतलब 10⁻³ का मल्टीप्लाई हो जाता है ना, ये आपको पता है। तो 10⁻² इंटू 10⁻³ हर्ट्स हो जाएगा, है ना। और जो इसकी वेवलेंथ है लैम्डा, वो है बच्चों 35 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये 0.35 मीटर हो जाएगा, है ना। ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आपका जो वेलोसिटी ऑफ वेव है वो तो फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा होता था, ये रिलेशन हमने पढ़ा था, याद करो आप। तो स्पीड ऑफ साउंड आ जाएगी। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, देखो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा, तो ये हो जाएगा 0.35। तो 2 इंटू 0.35 हो जाएगा 7 इंटू 10⁻³ जो है 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये बच्चों आपके पास क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड, है ना। तो 7 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, है ना। तो एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे देखो, ये 0.7 आएगा, है ना, 0.7 आएगा बच्चों, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, 0.7 आएगा। इसका 2 टाइम्स करोगे तो 0.7 आएगा, है ना। 0.7 इंटू 10⁻³ को आप लिख सकते हो 700। 700 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 का इंटू होगा 0.7 में, तो 1000 का इंटू होगा तो 700 आएगा। तो 700 मीटर पर सेकंड जो है, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड आ गई बच्चों। अब स्पीड आ गई। अब स्पीड आ गई तो स्पीड को क्या लिख सकते हो बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो हमें तो टाइम निकालना है ना, टाइम निकालना है, तो टाइम आ जाएगा वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। अच्छा, हमें कितनी वेलोसिटी से जा रहे हैं, कितनी वेलोसिटी से जा रहे हैं, 700। और आप ध्यान से देखो तो कितना है ना। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों उल्टा लिख दिया, इसको सही कर लो। वेलोसिटी जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो आपको यहाँ पे लिखना चाहिए जो टाइम होगा वो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना है बच्चों, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, उसमें लिखा है 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर मतलब 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1500 मीटर आ जाएगा। डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो 700 है, तो ये और ये कैंसिल, तो 15/7 आएगा, जिसकी वैल्यू 2.14 सेकंड आएगी। तो देखो साउंड अगर 700 किलोमीटर पर सेकंड से 700 मीटर पर सेकंड से भागेगा तो 1.5 किलोमीटर जो है वो 2.14 सेकंड में कवर कर लेगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं आपसे तो बड़े ही आसानी से आप इनका आंसर कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे ख्याल से, है ना। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी बच्चों क्लियर हुआ। तो देखो बच्चों, ये जो है स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो पहली चीज तो, अगर इफ द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट द चेंज इन प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड। यानी कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और फिर प्रेशर चेंज किया जाए, प्रेशर चेंज किया जाए तो वेलोसिटी ऑफ साउंड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेलोसिटी ऑफ साउंड, प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस, है ना। तो ये बात याद रखेंगे कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा वेलोसिटी ऑफ साउंड का गैसेस में। फिर उसके बाद याद रखेंगे कि लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो फिर इफेक्ट होगा। तो साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन हॉट समर डे देन ऑन कोल्ड विंटर डे। तो हमेशा याद रखिएगा कि साउंड जो है वो समर डेज में, गर्मियों के दिनों में ज्यादा तेज भागती है कंपैरेटिवली टू कोल्डर डेज या विंटर डेज, है ना। तो याद रखेंगे जहां ठंडा मौसम होता है वहां पे साउंड धीरे चलती है, और जहां पे गर्म मौसम मौसम होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, वहां पे वेलोसिटी तेज चलती है। दैट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर ऑफ गैस, है ना। ये खैर अभी आपको एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन इसको जब सॉल्व किया जाता है हायर क्लासेस में तो ये देखा जाता है कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो रूट समथिंग आता है। तो प्रोपोर्शनलिटी जो है वो रूट टेम्परेचर के स्क्वायर से होता है ना बच्चों। अभी नहीं है, ये बाद में आपको हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा, है ना। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसमें केवल इतना याद रख लो कि टेम्परेचर बढ़ने से जो साउंड की स्पीड है वो भी बढ़ती है, इतना याद रखें आप, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज बाई 0.6% फॉर एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज ऑफ टेम्परेचर। यानी कितना बढ़ती है,
तो अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर बढ़ाओगे, सेल्सियस बढ़ाओगे, तो आपका 0.61 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये डाटा है, फैक्ट के रूप में याद रखना चाहो तो याद रखें, बस पढ़ लेना एक बार, है ना। तो मैंने आपको बता दिया। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस। तो डेंसिटी बढ़ने से वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो घटती है भाई। डेंसिटी ऑफ गैस स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैसेस से, गैस के लिए बात हो रही है, आप सॉलिड लिक्विड में मत चले जाना। गैसेस में ही कंपैरिजन करोगे तो जो ज्यादा डेंस गैसेस होगी उसमें वेलोसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और कम डेंसिटी वाली गैसेस में ज्यादा हो जाएगी, है ना बच्चों। फिर याद रखेंगे साउंड ट्रेवल्स 4 टाइम फास्टर इन हाइड्रोजन देन इन ऑक्सीजन। तो आपको पता है ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा डेंस है हाइड्रोजन के मुकाबले, तो हाइड्रोजन में वो 4 टाइम्स ज्यादा फास्टर ट्रेवल करती है हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, है ना। फिर याद रखेंगे साउंड ट्रेवल फास्टर इन मॉइस्ट एयर देन ड्राई एयर। तो अगर आपका मौसम जो है इस तरीके का है कि मॉइस्चर है, हवा में जब मॉइस्चर होता है तो उस समय साउंड ट्रेवल ज्यादा तेजी से करती है कंपेरेटिवली टू ड्राई एयर। ड्राई एयर में उतनी तेजी से नहीं करती है, मॉइस्ट एयर में उतनी करती है। तो ये फैक्ट्स हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं जिन पर स्पीड ऑफ साउंड जो है बच्चों वो क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो ये आपको पढ़ लेना एक बार और इसको याद रखना है अगर हो सके तो, है ना। तो आपके काम आ जाता है, ओलंपियाड वगैरह में कभी पूछ लेता है तो आपको बनना चाहिए, है ना। इसलिए ये फैक्ट्स जो है वो दिए गए। तो आई होप आपको फैक्टर्स जिसपे साउंड डिपेंड करता है वो आपको क्लियर होगा। फिर देखें स्टूडेंट्स, आपको लिखा है स्पीड ऑफ साउंड इज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट। ऑब्वियसली बात है, लाइट की स्पीड तो बहुत ज्यादा होती है बच्चों। लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, आपने सुना होगा। या हम बोले कि 3 × 10⁵ मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो साउंड की स्पीड तो, लाइट की स्पीड तो कई गुना ज्यादा होता है साउंड से। साउंड का तो हंड्रेड्स में होता है ना, ये तो लैक्स में, किलोमीटर पर सेकंड में, मीटर में तो फिर ये 10⁸ हो जाता है। तो बहुत ज्यादा स्पीड है लाइट की, बहुत ज्यादा स्पीड। अब अगर आपको ये चीज डिटेक्ट करना है कि साउंड की स्पीड जो है वो लाइट से कम है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है थंडरिंग। जब बिजली कड़कती है बच्चों, तो आपको बिजली पहले दिखाई देती है गिरते हुए, बाद में उसकी साउंड आती है। बिजली पहले दिख जाती है क्योंकि जो लाइट है वो बहुत तेजी से फास्ट करती है, तो आपको पहले दिखती है। जबकि साउंड स्लो ट्रेवल करती है तो उसको आने में टाइम लगता है। इसलिए बिजली गिरने के कुछ सेकंड के बाद आपको साउंड सुनाई देती है ना। तो दोनों साथ में दिखाई या सुनाई नहीं देते हैं, आपने देखा होगा, कभी ऑब्जर्व किया होगा। तो लाइटनिंग एंड थंडर्स प्रोड्यूस टुगेदर, जबकि वो दोनों साथ में प्रोड्यूस हुए हैं जब दो बादल टकराए थे। सो फ्लैश ऑफ लाइट सीन मच बिफोर देन द थंडर इज हर्ड। तो आपने ये महसूस किया होगा कि फ्लैश जो लाइट का है वो बहुत पहले दिखाई देता है, फिर बाद में कहीं आपको साउंड सुनाई देती है। तो वैसे ही आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे गन फायर्ड किया जाए एट सम डिस्टेंस, द फ्लैश ऑफ लाइट, जो गन से जो फ्लैश निकलती है लाइट की, बारूद की, वो पहले दिखाई देती है एज सीन बिफोर बिफोर द साउंड इज हर्ड। बल्कि साउंड जो है उसका, गोली चलने की जो साउंड है वो बाद में सुनाई देती है। कुछ एग्जांपल है जो ये बात बताते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो लेस देन स्पीड ऑफ लाइट है। और हमारे पास डेटा भी तो है ही। आपको साउंड अगर डेटा देखोगे तो वो हंड्रेड्स की रेंज में होगा, जबकि यहाँ पर कितनी ज्यादा है, उससे कितने कई गुना ज्यादा लाइट की स्पीड होती है। ये लाइट की स्पीड का डाटा है, ये हमें बता रहा है। वैसे भी हमें समझ में आता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो आई होप आपको ये जो पॉइंट है बच्चों ये भी क्लियर होगा।